हेलो चेक। हेलो एंड वेलकम गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है यस ऑफिसर बैंक चैनल पर और हम आपको बैंकर बनाकर ही दम लेने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो सेशन है वहां पर हम फोकस करेंगे 51 प्लस फाइनेंशियल टर्म्स पे। अगर मैं आपसे सच बोलूं तो आज मैं करीब आपको 100 फाइनेंशियल टर्म्स पढ़ाने वाला हूं और इनमें से 2 से 3 टर्म्स आपको आने वाले एग्जाम्स में मिलेंगे। हैविंग सेड दिस, जो पीओएमएस एग्जाम है वो आपका नवंबर में है आने वाला है। तो उस समय तक, इनफैक्ट 6 नवंबर तक यूट्यूब पर ही मैं आपको सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है पीओ मेंस को लेकर वो पढ़ा दूंगा। आपको हफ्ते में 4 से 5 दिन ऐसा कंटेंट मिलेगा जनरल अवेयरनेस का, फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे देखते हैं। मैं नहीं जानता कि आप पूरा देखेंगे, मैं नहीं जानता आप तैयारी कैसे करेंगे, लेकिन मैं आपको 6 नवंबर तक, इनफैक्ट 5 नवंबर तक सब कुछ पढ़ा दूंगा। चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो स्टैटिक अवेयरनेस हो, या फिर आपका वो फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, सब कुछ आपको कवर हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कितना आप मेरा साथ देते हैं और क्या आप बनना चाहते हैं। बिकॉज आज जो सेशन होने वाला है, इस सेशन के अंदर जो लेवल है क्वेश्चंस का वो एग्जाम लेवल का है। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, बिकॉज वहीं पर सारे पीडीएफ आपको जो हैं वो सेशन के 1 घंटे के अंदर मिल जाते हैं। तो आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप बिना कुछ और किए, बिना कमेंट सेक्शन में जाएं, शांति से अपने नोटबुक को निकालेंगे और नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। बिकॉज इनमें कई ऐसे आपके टर्म्स होंगे जो आपने सुने होंगे लेकिन आते नहीं होंगे आपको, या आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये एग्जाम के हिसाब से हम लेकर चल रहे हैं। तो एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वी आर रेडी। और जैसे जैसे आपको कमेंट, जैसे जैसे आपको कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएं, कमेंट करते जाइएगा छप गया सर। ठीक है जी, तो शुरू करें। एक बार मैं चाहूंगा जरा आप लोग इस वीडियो के लिंक को जरा टेलीग्राम पे शेयर कर दें, ताकि वहां तक भी ये वीडियो जो है वो आपका पहुंच जाए एंड वहां तक हम सबको लेकर यहां पर जो है वो फोकस करें। तो उसको लेकर हम यहां पर आपके सामने आए हैं। तो आई होप मेरी आवाज आपको आ रही होगी। आई होप वीडियो आप देख पा रहे होंगे एंड आई होप आप जो चैनल है उसको भी आपने जो है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस डिस्कशन को। सबसे पहले आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, पर उससे पहले दोस्तों, अगर मेरा एक कोर्स आने वाला है बैंकिंग कंसेप्ट्स का, बैंकिंग अवेयरनेस का, जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस कराऊंगा मैं आपको बैंकिंग कंसेप्ट्स का, वो कोर्स का डिटेल्स आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। लेकिन अब वो कोर्स आपका प्रीमियम में रहेगा और मेरे एक्सक्लूसिव पैकेज पे भी रहेगा। आपको यूज करना है कोड KP10 फॉर गेटिंग द परचेज। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। इनमें से व्हाट इज द परसेंटेज एनडीटीएल जो कि कैश रिजर्व में बैंक्स आरबीआई के साथ रखते हैं। इनमें से एनडीटीएल का वो परसेंटेज क्या है जिसे बैंक्स कैश में रखते हैं आरबीआई के साथ? सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर आपका बैंक रेट? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सीआरआर। सीआरआर का दोस्तों फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, एसएलआर क्या होता है? एसएलआर परसेंटेज एनडीटीएल का है जिसे आप या तो कैश में, गोल्ड में, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक जो बैंक है वो अपने साथ मेंटेन करता है, उसे कहा जाता है आपका एसएलआर। ठीक है, सीआरआर कितना है आपका? सीआरआर है 4.5% पर एनडीटीएल का, और एसएलआर क्या है? 18% का। अब एनडीटीएल क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अब ये होता क्या है? जो भी आपका नेट बैलेंस है, जो भी नेट बैलेंस है बैंक का, करंट अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में, एफडी में और आरडी में, रिकरिंग डिपॉजिट में और फिक्स डिपॉजिट में, एक दिन के अंत में जो नेट अमाउंट आपका अवेलेबल है उसे दोस्तों यहां पर कहा जाता है आपका सीआरआर। क्लियर है सबको?
फिर दोस्तों आता है आपका एसएलआर। अब सवाल बनता है एसएलआर हो गया, फिर आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर आरबीआई एक सरप्लस अमाउंट प्रोवाइड करता है बैंक्स को, और इसके लिए जो आपके बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को देते हैं आरबीआई को फॉर गेटिंग द लोन। ठीक है, तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स अ सरप्लस मनी और अ लोन टू द बैंक्स इन एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो आपका रेपो रेट। इसका उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में जो बैंक्स होंगे वो सरप्लस प्रोवाइड करेंगे, किसको? आरबीआई को प्रोवाइड करेंगे, और इसके एक्सचेंज में आरबीआई क्या देगा? आरबीआई बैंक्स को आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उनको प्रोवाइड करेगा। नोट्स बनाते रहिए, अगर नहीं बना रहे हैं इसका एनोटेटेड पीडीएफ आपको वीडियो के बाद 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। फिर बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट को अगर हम बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज द लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट ऑफ द आरबीआई। जब आरबीआई को लॉन्ग टर्म लेंडिंग करनी होती है उसे दोस्तों हम बैंक रेट कहते हैं, या फिर आरबीआई को जो उसके सिक्योरिटीज हैं उस पर जो डिस्काउंट देना होता है लॉन्ग टर्म के लिए उसे कहा जाता है आपका बैंक रेट। ठीक है, छप गया सबको, कतरा कतरा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वो कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जिसे आरबीआई यूज करता है टू एक्सेप्ट सरप्लस डिपॉजिट फ्रॉम बैंक्स विदाउट द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज एज अ कोलैटरल? सुनिएगा ध्यान से, इनमें से वो कौन सा मौद्रिक नीति समाधान का उपयोग, साधन का उपयोग है जो आरबीआई करता है सरप्लस पैसे एक्सेप्ट करने के लिए विदाउट द एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? उस कंसेप्ट का यहां पर दोस्तों नाम क्या है? उसका दोस्तों यहां पर जो नाम है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एसडीएफ। क्या नाम है इसका? एसडीएफ। एसडीएफ का फुल फॉर्म क्या है आपका? इसका फुल फॉर्म है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इस फैसिलिटी के जरिए जो हमारा आरबीआई है वो सरप्लस पैसा लेता है बैंक से विदाउट द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज। अब यहां पर समझना ध्यान से, यहां पर 2 टर्म्स हैं, एक है आपका रिवर्स रेपो और एक है आपका एसडीएफ। रिवर्स रेपो में सेम काम होता है, वहां पर भी एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई एक्सेप्ट करता है बैंक से, लेकिन उसके एक्सचेंज में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो प्रोवाइड करता है बैंक को। लेकिन अगर ऐसा पॉलिसी है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर सेम काम किया जाएगा लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आरबीआई प्रोवाइड नहीं करेगा, उसे कहा जाएगा एसडीएफ। तो एक माइन्यूट अंतर है आपका रिवर्स रेपो में और एसडीएफ में। वो माइन्यूट अंतर ये है कि रिवर्स रेपो में जो आपका एक्सेप्टेंस डिपॉजिट का वो है इन एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एसडीएफ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो प्रोवाइड नहीं करेगा। समझ में आया? दूसरा है दोस्तों आपका ओएमओ। ओएमओ क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ये क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस बेसिकली एक तरीका है जिससे लॉन्ग टर्म में, मतलब जिससे आरबीआई आपका 365 दिन से प्लस डेज में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो गवर्नमेंट प्रतिभूतियां हैं, उनको वो सेल बाय करता है। तो अगर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आरबीआई लॉन्ग टर्म में मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल बाय करेगा, मतलब 1 साल से अधिक की सिक्योरिटीज को सेल बाय करेगा, उसे कहा जाएगा आपका ओएमओ। दूसरा होता है एमएसएस। एमएसएस क्या होता है आपका? देखो ये सारे टर्म्स एग्जाम में आए हैं, एसबीआई में आए हैं, आईबीपीएस पीओ में आए हैं, इसलिए सुनते जाइए, आराम से देखते जाइए। फिर होता है आपका एमएसएस। एमएसएस क्या होता है? एमएसएस होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। क्या फुल फॉर्म है? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये क्या होता है? देखिए इस पर्टिकुलर स्कीम में हम इस्तेमाल करते हैं एक गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट का, उसका नाम है टी बिल। और टी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एक ऐसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसे आरबीआई तब इशू करेगा जब सरकार को पैसा चाहिए या आरबीआई को मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। इसको इशू किया जाएगा 3 तरीकों से, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। इन 3 ड्यूरेशन पे इसको इशू किया जाएगा। इसको इशू करने से या तो मनी सप्लाई आपकी कम हो जाएगी, इसे बायबैक करने से मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी, और जब जब सरकार को पैसा चाहिए मीडियम टर्म में, मतलब 91 से 1 साल से कम का पैसा चाहिए, तब तब एमएसएस के अंडर
टी बिल को जारी किया जाएगा। टी बिल का फुल फॉर्म है ट्रेजरी बिल। फिर आता है आपका इंक्रीमेंटल सीआरआर। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सीआरआर के अलावा आरबीआई कहता है बैंक को कि आप एक्स्ट्रा सीआरआर मेंटेन करो। ठीक है, जनरली वो रहता है आपका 8 से 10% एनडीटीएल का। जनरली अभी सीआरआर कितना है आपका 4%, दिखा हुआ आपके सामने 4.5%। लेकिन जो इंक्रीमेंटल सीआरआर होता है वो रहता है आपका 8 to 10% ऑफ एनडीटीएल का। ये तब होता है जब इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा होता है। फिर होता है आपका टर्म रेपो। टर्म रेपो एक ऐसा तरीका है जिससे कि जो हमारे बैंक्स हैं, जो हमारे आरबीआई है, वो 90 डेज से ज्यादा का एक जिससे कि आरबीआई एक्स्ट्रा पैसा जो है बियॉन्ड रेपो रेट वो प्रोवाइड करता है बैंक्स को। तो रेपो रेट में एक फैसिलिटी है जहां पर एक मिनिमम अमाउंट है। जनरली वो होता है आपका 0.25% का या 0.50% का। इसमें आपका 0.75% तक का भी पैसा वो जो है अब वो आपका प्रोवाइड करता है। यहां तक सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको? बाकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। शुभम डे जी, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आपको फाउंडेशन लगेगा, टेंशन मत लीजिए आप। रेपो रेट कितना है 6.5%, एसडीएफ कितना है 6.25%, एमएसएफ कितना है 6.75%, बैंक रेट कितना है 6.75% और फिक्स रिवर्स रेपो रेट कितना है, ये आपका दोस्तों है 3.35% पर। कतरा कतरा छप गया सबको? हाँ, ओके साहिल जी, टर्म रेपो इज अ फैसिलिटी जिसमें एक्स्ट्रा फंड दिए जाते हैं जो कि एलिजिबल नहीं है रेपो रेट में। रेपो फैसिलिटी में मैक्सिमम 0.5% तक पैसा मिलता है लॉन्ग टर्म में 90 डेज में। यहां पर उससे अधिक पैसा जो है आरबीआई फिर लेंड कर सकता है बैंक्स को, उसे कहा जाता है आपका टर्म रेपो फैसिलिटी। आगे बढ़ते हैं। When the RBI increases the repo rate, which of the following stance is taken by the RBI with this regard? जब RBI रेपो रेट को बढ़ाता है तो RBI के संबंध में इनमें से कौन सा रुख या कौन सा स्टांस अपनाया जाता है? अकोमोडेटिव, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव, न्यूट्रल, हॉकिश या फिर डोविश? आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका हॉकिश। आप समझना ध्यान से, बहुत सिंपल से। रेपो रेट जो होता है ना, इसे कहा जाता है बेंचमार्क पॉलिसी रेट। बेंचमार्क क्या होता है? मापदंड। बेसिकली इसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। अगर ये लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कम किया जा रहा है, मार्केट में मनी सप्लाई आपकी कम है, तो उसको हमने नाम दिया है हॉक से। हॉक एक पक्षी है जो कि शिकार करता है और सब कुछ खा जाता है। वैसे ही मनी सप्लाई आपकी कम हो जाती है जब रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। अगर रेपो रेट को कम किया जाता है तो हम बात करते हैं डव की। कितने लोगों ने डव का साबुन लगाया है? उस डव के साबुन पर आपको एक चित्र दिखता होगा, एक इमेज दिखती होगी डव की। कितनी सुंदर इमेज है वो, है ना? तो डविश कब होता है? जब रेपो रेट आपका कम हो जाता है, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हॉकिश है तो मनी सप्लाई कम होगी, डविश है मनी सप्लाई आपकी बढ़ेगी। अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल में मतलब वही, हम 3 में भी हैं, हम 30 में भी हैं, आपका रेपो रेट बढ़ भी सकता है इसमें और घट भी सकता है। आरबीआई आने वाले समय को लेकर क्लियर नहीं है, तो वो वेट एंड वॉच करती है और वो देखती है कि भाई इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हम आज के समय की बात करें तो अभी जो आरबीआई का रुख है, जो आरबीआई का स्टांस है, वो आपका है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम आगे चलकर अकोमोडेट कर सकते हैं, आगे चलकर जो हमारा रेपो रेट है उसे कम करके बढ़ा भी सकते हैं। समझिए बात ध्यान से, अभी हमने कम किया है, अभी हमने उसे बैलेंस किया है, आगे चलकर इसे हम बढ़ा भी सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि दोनों चीज हो सकता है, लेकिन अभी हमने क्या किया है? अभी हम उसे कम कर रहे हैं, लेकिन आगे हम बढ़ा सकते हैं। न्यूट्रल में क्या होता है? हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर कोई चीज नहीं होता है। और पहला क्या होता है? पहले में हम कोशिश करते हैं एक लेवल तक अकोमोडेट करने की और उस लेवल तक अकोमोडेट करें ताकि इन्फ्लेशन रेट आपका कम हो जाए। उसके बाद चेक करें कि इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके बेसिस पर ये काम होता है। तो अकोमोडेटिव, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव, न्यूट्रल, हॉकिश या डविश। सबको समझ में आ गया? एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा, यस सर, यस सर, यस सर, हमें समझ में आ गया। फटाफट जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं, और मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, आप शेयर भी कर सकते हैं। हॉकिश का मतलब होता है बाज, एक ऐसा पक्षी जो सब कुछ खा जाता है, बोटी बोटी खा जाता है।
वैसे ही जब इन्फ्लेशन रेट को हमें कम करना होता है, जब मनी सप्लाई को हमें कम करना होता है, तो हम हॉकिश का इस्तेमाल जो है वो दोस्तों यहां पर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वो कौन सा आपका तरीका है जिससे आरबीआई जो है उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी की सेटिंग है, उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी के चेंजेस है, उसे वास्तविकता में हम मार्केट में देखते हैं। Which of the following is the change done by the RBI in its monetary policy which is seen in the inflation rate as well as in the bank lending rate? एक ऐसा प्रक्रिया जहां पर जब आरबीआई ने अपने रेपो रेट को चेंज किया, अपने लेंडिंग रेट को चेंज किया, तो उसका असर हमें बैंक्स के लेंडिंग रेट्स पर, इन्फ्लेशन पर भी दिखता है। उस प्रोसेस का दोस्तों यहां पर नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है मॉनेटरी ट्रांसमिशन। मान लेते हैं आपका रेपो रेट इंक्रीज हुआ और इसका देखा देखी जो बैंक का लेंडिंग रेट है, बैंक का जो लेंडिंग रेट है वो भी इंक्रीज हुआ। इस कंसेप्ट को कहा जाता है आपका इफेक्टिव मॉनेटरी ट्रांसमिशन। लेकिन अगर आपका रेपो रेट कम हुआ है लेकिन लेंडिंग रेट पे कोई चेंज नहीं आया है, इसे कहा जाता है इनइफेक्टिव मॉनेटरी ट्रांसमिशन, जहां पर ये क्लियर है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट है वो मार्केट में नहीं है। इसके लिए आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने कहा है कि जितने भी बैंक्स हैं वो अपने लेंडिंग रेट को डिसाइड करेंगे एक्सटर्नल बेंचमार्क पे। किस पे डिसाइड करेंगे? एक्सटर्नल बेंचमार्क। अब सवाल बनता है सर एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या होता है? एक्सटर्नल बेंचमार्क वो रेट होते हैं जिन्हें आरबीआई डिसाइड करता है। ऐसे रेट जिनको आरबीआई डिसाइड करता है उन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल बेंचमार्क। अब ये रेट होते क्या क्या है? इसमें आपका आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, है ना, एमएसएफ, फिर आता है आपका टी बिल का रेट। तो इंडिया के अंदर, देश के अंदर आपका जो एक मॉनेटरी ट्रांसमिशन है वो बेहतर हो सके, वो इंप्रूव हो सके, उसके लिए आरबीआई ने कहा है बैंक्स को। देखो एक बात समझना ध्यान से, और ये आप लिख लीजिए कहीं पर कि जो बैंक्स होते हैं उनके पास अधिकार है कि वो अपना रेट डिसाइड करें। इस बात प्लीज नोट कर लीजिए आप लोग। जो अधिकार है, जो राइट है टू डिसाइडिंग द लेंडिंग रेट ऑफ बैंक्स, वो बैंक के पास है, वो आरबीआई के पास नहीं है। लेकिन आरबीआई ये बताता है कि कौन सा प्रोसेस आप यूज करो। तो अब जो नया प्रोसेस वो यूज करने को कह रहा है वो है आपका एक्सटर्नल बेंचमार्क का। ऐसे लेंडिंग रेट जिन्हें आरबीआई डिसाइड करेगा, तो इनके बेसिस पर बैंक को अब अपना लेंडिंग रेट डिसाइड करना है। क्लियर है आपको? ताकि इफेक्टिव ट्रांसमिशन, मॉनेटरी ट्रांसमिशन आपका हो सके। कतरा कतरा क्लियर हो गया सबको? एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा। नहीं, लेंडिंग रेट नहीं आएगा बैंक का, बिकॉज लेंडिंग रेट डिसाइड कौन कर रहा है? बैंक का, बैंक खुद। जो रेट आरबीआई करेगा वो आरबीआई का हुआ एक्सटर्नल बेंचमार्क, और जो बैंक करेगा वो क्या हुआ? इंटरनल बेंचमार्क। समझ में आ गया सबको? क्या बात है गाइस, आई होप मजा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a monetary policy instrument used for controlling the liquidity up to 3 years? निम्नलिखित में से वो कौन सा एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग 3 वर्षों तक तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? रेपो रेट, लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इंक्रीमेंटल सीआरआर, या फिर नन ऑफ द अबव? आंसर यहां पर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एलटीआरओ। मुझे पता है कई लोग को बहुत अजीब लग रहा होगा, पर फोकस करो मेरे पे नहीं, इस पर मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है? एलटीआरओ क्या होता है? एलटीआरओ एक प्रोसेस होता है जहां पर रेपो रेट पर जो हमारा आरबीआई है वो लेंड करता है बैंक्स को अप टू 3 इयर्स। देखिए अब एक बात समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। जो भारत की, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें क्या होता है? एक फैसिलिटी का नाम है, उसका नाम है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है जी? अब इस फैसिलिटी के अंदर क्या होता है? 90 डेज तक का
लोन दिया जाता है अंडर रेपो रेट। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, अगर कंडीशन आपकी काफी खराब है या काफी जटिल है, काफी इमरजेंसी वाली है, तो उस समय इसका इस्तेमाल ना करके हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एलटीआरओ का, लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस। क्लियर हुआ? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस कहते हैं, एलटीआरओ का फुल फॉर्म है। समझ में आ गया सबको? क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम रेट अ बैंक हैज टू लेंड टू इट्स कस्टमर्स इज कॉल्ड एज। किस बैंक अपने ग्राहकों को लेंड करने की या ऋण देने की न्यूनतम दर आपकी क्या है? बैंक लेंडिंग रेट, प्राइम लेंडिंग रेट, बेस रेट, रेपो रेट, या फिर आपका एमएसएफ? आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बेस रेट। बेस रेट इज द मिनिमम रेट एट विच अ बैंक विल लेंड टू इट्स कस्टमर। इससे कम रेट पर अपने कस्टमर्स को बैंक लेंड नहीं करता है। यहां पर एक नया टर्म आया आपका, प्राइम लेंडिंग रेट और एमएसएफ रेट। अब सवाल बनता है, सर व्हाट इज प्राइम लेंडिंग रेट? ये एक ऐसा लेंडिंग रेट है जो बैंक लेंड करता है अपने प्राइम कस्टमर्स को। अब सवाल बनता है, सर प्राइम क्या होता है? प्राइम होते हैं जो हाई नेट वर्थ के होते हैं या जिनको आपका जो बैंक है वो प्रिफर करता है। ठीक है, अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको बैंक प्रिफर करेगा? क्या आपको बैंक प्रिफर करेगा लोन देने में? प्लीज कमेंट कीजिएगा। उसका आंसर नहीं करेगा। बैंक प्रिफर करेगा मोटा भाई को, बिजनेसमैन को, है ना, जिनके पास जिनकी हाई सैलरीज है उनको। तो ऐसे कस्टमर्स जो बैंक के लिए प्रॉफिटेबल हैं, जो जिनका बैंक के लिए फायदा है, उन कस्टमर्स के लिए वो यूज करेगा आपका प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, एमएसएफ रेट क्या होता है? पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, अब सवाल बनेगा, सर ये होता क्या है? इसका मतलब होता है ओवरनाइट लेंडिंग रेट। क्या मतलब होता है? ओवरनाइट लेंडिंग रेट। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 0 से 1 डे के लिए अगर आरबीआई लोन देता है बैंक्स को, ठीक है, उस फैसिलिटी को कहा जाता है आपका एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। Dash is a rate of interest that was launched by the RBI in April 1972, which makes it obligatory for the public sector banks to lend 1% of the total lending to the poorest of the poor. एक ऐसा ब्याज दर है जिसके द्वारा आरबीआई ने शुरू किया इसको 72 में, जिसके द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उन्हें अपने कुल ऋण का 1% सबसे गरीब लोगों को देना होता है लोन के तौर पे। इज इट पीएसएल रेट, डीआरआई, डिस्काउंटिंग रेट, प्राइम लेंडिंग रेट? इनमें से आंसर आपका क्या होगा? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका जवाब मेरे को फटाफट दीजिएगा। इसमें से आंसर आपका क्या होने वाला है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, 1 बाय 1। क्या आंसर होगा यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? ठीक है, तो इसका दोस्तों जो आंसर आपके सामने है दैट इज डीआरआई, दैट इज डीआरआई। ठीक है, पीएसएल आंसर नहीं होगा। डीआरआई का फुल फॉर्म है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब सवाल बना, सर ये डीआरआई का क्या कंसेप्ट है? देखिए दोस्तों, भारत में एक फैसिलिटी है जिसका नाम है आपका पीएसएल, जिसका फुल फॉर्म है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। उसके अंदर जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक्स पुअर क्लास को या वून सेक्टर्स को जो नीडी हैं उनको जो लोन देता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का नाम है आपका DRI. So the rate of interest at which the the banks provide loans to the priority sector, उस रेट को कहा जाता है आपका डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है सबको? नेक्स्ट फिर आता है आपका डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट वो रेट है जिस रेट पर डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जिस रेट पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं उस रेट को कहा जाता है हमारा डिस्काउंटिंग रेट। समझ में आ गया सबको? कतरा कतरा समझ में आ गया? पंडित अभी तिवारी जी टेंशन मत लीजिए, ये उसी लेवल का है, ये आपके लिए भी आसान है, इसके नोट्स बना लो आप, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं।
Okay, a bank lending rate is the lending rate of banks. The minimum bank lending rate is called as base rate. मैं रिपीट फिर से करूं, मिनिमम लेंडिंग रेट जो बैंक्स का है वो होता है बेस रेट, और जो कॉमन लेंडिंग रेट है जो कि मैक्सिमम हो सकता है वो होता है आपका बैंक रेट। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। What does P stand for in PSLC issued when a bank is facing a shortfall of keeping up with the PSL targets? PSLC में P का क्या मतलब है? ये तब जारी किया जाता है जब एक बैंक अपने PSL टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है। प्रेफरेंस, प्रायोरिटी, प्रोटेक्शन, प्रिफर्ड या फिर प्रोटेक्टिव। आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रायोरिटी। इसका पूरा फुल फॉर्म है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, जब जब टारगेट आपका मिस होगा पीएसएल का, तब तब लेंडिंग आपकी प्रोवाइड की जाएगी। अब टारगेट क्या है पीएसएल का? पीएसएल का टारगेट है 40% ऑफ द अवेलेबल अमाउंट ऑफ लेंडिंग। जो भी अवेलेबल अमाउंट है लेंडिंग का, उसका 40% जो है वो प्रोवाइड करना है टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स। अगर ये टारगेट मिस हो रहा है या फिर इसके जो सब टारगेट्स हैं वो मिस हो रहे हैं, उस समय हम यूज करेंगे पीएसएलसी का। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज ए स्टैंड फॉर इन एएनबीसी ऑफ विच 40% इज लेंड टू द प्रायोरिटी सेक्टर बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स? एएनबीसी में ए का मतलब क्या है? जिसे 40% जिसका जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। अकोमोडेटेड, एडजस्टेड, सर्टिफिकेट, सी का मतलब है सर्टिफिकेट, अक्यूमुलेटिव, अक्यूमुलेटेड या अक्यूमुलेशन। आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी। ये इसका फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अगर आसानी समझाऊं आपको तो जो नेट अमाउंट अवेलेबल है, जो आपका नेट अमाउंट अवेलेबल है लेंडिंग के लिए, उसे कहा जाता है आपका एएनबीसी। ठीक है, एक बैंक के पास कितना अमाउंट अवेलेबल है लेंडिंग के लिए, उस अमाउंट को हम कहते हैं एएनबीसी। आप क्या खाते हो? मैं च्यवनप्राश खाता हूं। यार आप क्या पूछ रहे हो? एग्जाम हो है आपका, आप तैयारी कर रहे हो बैंक की, प्लीज फोकस करो। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है, ये कोई रेट नहीं है प्रिया जी। इसका मतलब है कि कितना अमाउंट अवेलेबल है लोन देने के लिए बैंक के पास। जैसे कि मान लेते हैं बैंक के पास 100 करोड़ है। अब 100 करोड़ में से 20 करोड़ एनपीए है, 80 करोड़ उसके पास है, उसमें से 20 करोड़ उसको रखना है रिजर्व के तौर पे। बचे कितने आपके? 60 करोड़। 60 करोड़ इज द नेट अमाउंट फॉर लेंडिंग। उसे कहा जाता है एक टिपिकल भाषा में आपका एएनबीसी। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एएनबीसी विच इट हैज टू लेंड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? श्रुति जी अलग से डिस्कस कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18%। 18% जो एएनबीसी का है उसे दिया जाता है टू दी एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इफ अ लोन इज ओवर ड्यू एंड इज इन एनपीए फॉर मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट, व्हाट इज इट कॉल्ड? अगर एक लोन आपका अतिदेय है और अपने नियत तिथि से 12 महीने से अधिक समय तक वो एनपीए है, तो उसे हम क्या कहते हैं? SMA 1, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट या फिर SMA 0। उसे कहा जाता है दोस्तों आपका डाउटफुल एसेट। आप सुनिए ध्यान से, ये भोला है और ये भोली है, ठीक है, इन दोनों की हो गई शादी। इन्होंने लिया लोन और चले गए कहां पर? यूरोप। यूरोप में चले गए ये आपके ट्रैवल करने। अब लोन लिया था 10 लाख का और इनके पास 10 रुपए भी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो वो बैंक महान है, महान बैंक। ठीक है, दूसरी बात अब आती है आपकी ड्यू डेट। अब अगर ड्यू डेट पर पैसा दिया, अगर ड्यू डेट पर पैसा दिया तो इसे कहा जाता है आपका स्टैंडर्ड एसेट। कि भैया बैंक के पास पैसा है, बैंक को वो कस्टमर पैसा दे रहा है, लेकिन जैसे ही इसको मिस किया, बिकॉज शादी हुई है, फोकस कहीं और है, तो रहता है आपका स्ट्रेस्ड एसेट। अब स्ट्रेस्ड एसेट में जो आपका लोन अकाउंट है उसके हो जाते हैं हिस्से 3, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। ठीक है,
यहां पर एसएमए का फुल फॉर्म है स्पेशल मेंशन अकाउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल में हैं और आप पास हो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एकदम से आप एक टेस्ट में फेल हुए, तो आप आओगे एसएमए 0 में। मतलब जो पहले 30 डेज हैं, उन 30 डेज में जब आपने लोन पे नहीं किया है तो आप रहोगे एसएमए 0 में। बाद के 30 डेज हैं, 30-60 डेज, आप रहोगे एसएमए 1 में, और उसके बाद आप रहोगे एसएमए 2 में। 0 to 30 डेज एसएमए 0, 30-60 एसएमए 1 और 60-90 एसएमए 2। अगर 90 डेज के बाद भी आप पैसे पे नहीं कर पाते हो, तब दोस्तों जो है आप क्या बनते हो, सब स्टैंडर्ड एसेट। पहला पार्ट ये रहता है आपका 90 डेज से 12 महीनों के बीच, ठीक है। डाउटफुल रहता है 12 महीनों से ज्यादा, और अगर भोला साहब पैसा पे ही नहीं कर पाते और बैंक को भी लगता है अब हम पैसा निकाल नहीं पाएंगे, उसे कहा जाता है आपका लॉस एसेट। तो 3 होती है स्टेजेस एनपीए की, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। समझ में आ गया सबको? कतरा कतरा क्लियर हो गया? कमेंट कीजिएगा। इनके लिए अलग से मैं कोर्स लेकर आ रहा हूं जहां पर हर चीज को समझाऊं कॉन्सेप्ट से। अभी मेरा मकसद है ताकि आपका एग्जाम निकले और जो लोग पहली बार आए उनको भी समझ में आ जाए। क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। The concept of ARC has been mentioned under which of the following acts? इनमें से किस पर्टिकुलर कंसेप्ट में, इनमें से किस पर्टिकुलर एक्ट में ARC का मेंशन आपका दोस्तों जो है वो किया गया है? सबसे पहले तो ARC का फुल फॉर्म क्या है? ARC का फुल फॉर्म है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये होता है आपका ARC। अब सवाल बनता है सर ARC होता क्या है? ARC एक ऐसी कंपनी है जो एनपीए के अंदर जो असेट है, जो गिरवी है, उसको अक्वायर करेगी, रीस्ट्रक्चर करेगी, सेल करेगी और रिकवरी करेगी। तो ARC जो कंसेप्ट है वो इनमें से किस पर्टिकुलर एक्ट में आपका मेंशन है? उसका आंसर है आपका सरफेसी एक्ट। इस एक्ट में इसको मेंशन किया गया है। एक और सवाल मेरा आपसे, बैंकिंग लोकपाल इनमें से किस में मेंशन है? बैंकिंग लोकपाल मेंशन है आपका बैंकिंग ombudsman में। इनमें से किस एक्ट में बैंक का लाइसेंस मेंशन है, कि किस एक्ट के थ्रू बैंक को लाइसेंस मिलता है? बैंक को दोस्तों लाइसेंस मिलता है इसके थ्रू, ठीक है। इनमें से किसके थ्रू आरबीआई बना है? आरबीआई बना है इसके थ्रू। अच्छा, इनमें से किसके थ्रू डिजिटल पेमेंट्स को हम देखते हैं, कि इनमें से किसके थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शंस को देखते हैं? तो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स के जरिए देखते हैं। मेरी एक बात आप लोग मानेंगे? अगर मानेंगे प्लीज कमेंट कीजिएगा। बात यह है कि इनमें से हर एक का सवाल ऑलरेडी आ चुका है। सवाल आ चुका है कि इनमें से कौन सा एक्ट है जहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं। सवाल आ चुका है इनमें से किस एक्ट के थ्रू बैंक लाइसेंस मिलता है। सवाल आ चुका है इनमें से किस एक्ट के थ्रू लोकपाल बनता है। ये सारे सवाल आपके आ सकते हैं, ठीक है सर। तो मैं रिपीट फिर से कर रहा हूं, कहीं फोकस मत करिए, माया है सब कुछ, दिल टूटेगा, बर्बाद हो जाएंगे। फोकस करिए सेशन में। बकवास इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आप लोग फोकस नहीं हो। प्लीज गाइस फोकस करो यार, जिंदगी में कुछ बन के दिखाओ, है ना, प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a centralized asset reconstruction company formed for the basic purpose of acquiring the NPA assets from banks and restructuring to recover the NPA? निम्नलिखित में से वो कौन सी एक केंद्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जो बैंकों की एनपीए संपत्ति को अक्वायर करती है और उनकी वसूली के लिए उस संपत्ति को पुनर्गठन करती है? NARCL, IDRCL, BRB NMPL, NHB या फिर आपका RBIH? And the answer is option number A, that is NARCL. देखिए NARCL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये फुल फॉर्म है आपके NARCL का। IDRCL एग्जाम्पल है AMC का। AMC क्या होता है? असेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है।
जो असेट आईडीआरसीएल आपका अक्वायर करता है, जो एनपीए का असेट एनएआरसीएल अक्वायर करता है, उसको ये सेल करने में हेल्प करता है। इसका फुल फॉर्म है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी, ठीक है। और इंडिया में एक दोस्तों एक मॉडल है, ठीक है, उस मॉडल का नाम है बैड बैंक। बैड बैंक जो मॉडल है उसमें हम आईडीआरसीएल और एनएआरसीएल दोनों को ही ऐड करते हैं। इन दोनों को मिलाकर आपका बनता है बैड बैंक, ठीक है। बैड बैंक क्या होता है? एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर जितने भी आपके बैड लोन्स हैं, जितने भी आपके लॉस असेट्स हैं, एनपीएस हैं, उनको रिकवर करके बैंक के लॉस को हम कम करते हैं। उसे दोस्तों कहा जाता है आपका बैंक मॉडल। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द अच्छा और टर्म्स भी हैं क्या? हाँ, उसके बाद अलावा दोस्तों ये जो है ये भारत में जो करेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे देखता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, एनएचबी का फुल फॉर्म है हाउसिंग फाइनेंस, इसका ये हाउसिंग फाइनेंस को रेगुलेट करता है। आरबीआईएच का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये बैंकिंग में जो इनोवेशंस हैं उस पर फोकस करता है। ये होता है आपका आरबीआईएच, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following ratios measures the capital reserved for the risk associated with the bank's assets? इनमें से वो कौन सा आपका रेशियो है जो इस बात का इंश्योर करता है कि एक बैंक के पास कितना पैसा है उसके रिस्क को लेकर जो उसके असेट्स पर है। मतलब जो भी उसने लोन दिया है, जो भी उसके पास असेट्स हैं, उनका कितना रिस्क है, उसके एक्सचेंज में, उसके कंपैरिजन में एक बैंक के पास कितना पैसा रिजर्व में है, ताकि उस लॉस को हम रिकवर कर सकें। उस रेशियो का नाम क्या है? उस रेशियो का नाम है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सीएआर। एक सवाल मेरा आपसे है, सीएआर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सीएआर का फुल फॉर्म है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। और इसका एक और नाम है आपका, और वो नाम है आपका CRAR, ठीक है। और CRAR क्या होता है आपका? इसका फुल फॉर्म है कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? टियर 1 प्लस टियर 2 अपॉन रिस्क वेटेड असेट इंटू 100। कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 11.5% ऑफ RWA बेसल 3 के लिए और 8% ऑफ RWA बासल 2 के लिए। मुझे पता है नए टर्म्स हैं, लेकिन इनको पढ़ लेना, इनको मैं अलग से कराऊंगा बैच के अंदर, ठीक है। फिर आता है NSFR। अच्छा, एक चीज मेरा सवाल है, क्या ज्यादा हो रहा है? क्या डर लग रहा है क्या आपको? अगर डर लग रहा है तो आप सही चैनल पर हैं, बिकॉज डर लगना जरूरी है बेटा, बिकॉज ये लेवल है पेपर का। यू आर इन योर डिज्नीलैंड, इन योर वंडरलैंड। जागो यार, प्लीज जागो, ठीक है। हाँ, फिर आता है NSFR। NSFR का फुल फॉर्म है आपका, इसका फुल फॉर्म है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, टोटल कितना बैंक के पास कैपिटल है जो लॉन्ग टर्म है, उसको कंपेयर करते हैं हम NSFR में, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। डर इसलिए मत रहो क्योंकि मैं आ चुका हूं सर, मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा यूट्यूब पे भी MCQs के माध्यम से और बैचेस में कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ठीक है। ये दोनों ही काम आप कर लोगे तो आपको आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कनिका जी बस लगे रहो, बस एक हफ्ता समझ में आ जाएगा। फिर है लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो होता है कितना बैंक के पास आपका डेट है। अगर डेट बहुत ज्यादा है तो बैंक बर्बाद हो सकता है, और अगर डेट एज पर द लेवल है, एज पर द स्टैंडर्ड्स है, तो आपका वो बरकरार रह सकता है। फिर होता है पीसीआर। पीसीआर क्या होता है? प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। एक बैंक ने कितना पैसा रखा है एनपीए को रिकवर करने के लिए। एक बैंक ने
कितना पैसा रखा है एनपीए को रिकवर करने के लिए। जैसे जैसे आपका एनपीए का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे पीसीआर का लेवल भी जो है वो आपका बढ़ता है। फिर आता है पीसीए। पीसीए क्या होता है, मैंने आज बताया था आपको, कल बताया था, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अगर एक बैंक या एक एनबीएफसी आपका जो है उसका सीएआर खराब है, उसका एनपीए अगर खराब है, उसका रिटर्न ऑन असेट अगर ये खराब है या इनमें से कोई भी खराब है, तो उसको हम रखते हैं पीसीए में। उस पर कई तरह की बंदिश आपका जो है वो हो जाता है। ठीक है जी। पृथ्वी जी बैच आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बैच बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनिए, समझ में सब कुछ आएगा। YouTube पे आसान चीजें पढ़ना बंद कर दीजिए प्लीज, मैं आपको समझा रहा हूं बहुत आसान से। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आरबीआई ने 4 मॉनेटरी एग्रीगेट जो हैं उनको पब्लिश किया है, जो कि मनी के स्टॉक को देखते हैं और जो मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी कितनी रखनी है उसको डिसाइड करते हैं। इनमें से वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं नैरो मनी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या ऑप्शन ई, इनमें से किसे कहा जाता है आपका नैरो मनी। देखो मैं आपको एक हिंट देता हूं जो लोग नए आए हैं। नैरो मनी का मतलब होता है कितना पैसा आपके पास है या आपके अकाउंट में है, जिसको जब चाहे आप निकाल सकते हैं। मैं रिपीट फिर से करता हूं, कितना पैसा आपके पास है जो आप निकाल सकते हैं या बैंक में है जिसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पर्स में पैसा है, अगर मेरे करंट अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में पैसा है, या फिर जो मेरे डिपॉजिट्स हैं पोस्ट, या जो मेरे डिपॉजिट्स हैं जहां से पैसे मैं निकाल सकता हूं वहां पैसा है, उसे कहा जाता है नैरो मनी। तो अब मेरे को देख के बताओ इनमें से कौन सा आपका वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम नैरो मनी कहते हैं। आसान मैंने कर दिया आपके लिए, बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये होता है दोस्तों आपका नैरो मनी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो रहा है सबको? ओके आगे बढ़ते हैं। Which of the following account can be opened by an NRI for accepting rental income and domestic income in India? अगर कोई अच्छा सबसे पहले तो मेरे को बताओ यार, NRI का फुल फॉर्म क्या है? मेरे को ये बताओ पहले जरा जल्दी से, NRI का फुल फॉर्म क्या है जल्दी से बताना। फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट इंडियन, है ना, ये फुल फॉर्म है। अब मेरे को ये बताओ कि हम किसको NRI कहते हैं, कौन होता है आपका NRI? अगर कोई भारतीय सिटीजन है, ठीक है, जो भारत के बाहर रह रहा है लगातार 120 कंसेक्यूटिव डेज, अगर वो लगातार देश के बाहर 120 दिन रह रहा है, उसे दोस्तों कहा जाता है आपका एक NRI। एक ऐसा भारतीय नागरिक जो कि देश के बाहर लगातार 120 दिन तक रह रहा है, उसे कहा जाता है आपका NRI। अब मान लेते हैं हमारा एक NRI है, उनका नाम है भोला परदेसी, ठीक है। उनका एक प्रॉपर्टी है 3 BHK का नोएडा में, लेकिन वो इस समय यूएसए में काम कर रहे हैं। अब अगर उन्हें जो इसका रेंट आता है उसका पैसा उनको जमा रखना है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो NRO, ठीक है, जिसका नाम होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट। लेकिन ये जो पैसा डोमेस्टिक इनकम इनकी जो है, इस पर इनको देना पड़ता है टैक्स। लेकिन मुझे इंडिया में इनकम नहीं है, लेकिन मुझे बाहर से अपना पैसा इंडिया मंगाना है और इंडिया में रुपये में जमा करना है। मेरे को इससे मतलब नहीं है, मैं पैसा बाहर कमाता हूं डॉलर में, उसे कन्वर्ट करके मुझे इंडिया में मेंटेन करना है, तो मैं यूज करूंगा NRE, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट, जहां पर मैं जो फॉरेन इनकम है उसे कन्वर्ट करूंगा रुपये में या डॉलर में, उसे यहां पर रुपये में मेंटेन करूंगा। यहां पर डोमेस्टिक इनकम की हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर मुझे फॉरेन करेंसी में मेंटेन करना, मुझे कन्वर्ट करना ही नहीं है, तो हम यूज करेंगे FCNR। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। क्या फुल फॉर्म है इसका? फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। और फिर आखिरी दोस्तों आपका आता है EEFC। इसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज अर्नर्स
फॉरेन करेंसी। अगर मैं एक एक्सपोर्टर हूं या एक इंपोर्टर हूं और मैं फॉरेन करेंसी में डील करता हूं, तो मेरे लिए एक अकाउंट ओपन करेगा बैंक, जिससे मैं फॉरेन करेंसी में डील कर सकता हूं। उस अकाउंट का नाम है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, जिसमें मैं फॉरेन करेंसी में आपका दोस्तों डील कर सकता हूं। फिर आता है दोस्तों डीमैट अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जो कि ओनली ऑनलाइन होता है, जिसका इस्तेमाल मैं जो मेरे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको जमा करने में यूज करता हूं। जो भी इन्वेस्टमेंट मैं करता हूं स्टॉक मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में, उसको डिपॉजिट करने के लिए मैं यूज करता हूं आपका एक डीमैट अकाउंट, जहां पर डीमैट का फुल फॉर्म है आपका डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, मतलब पेपरलेस अकाउंट। समझ में आ गया? ऑनेस्ट ओपिनियन इंटरव्यू को लेकर क्लासेस में लेकर आ रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए, वो हम करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया है एवरीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं। What is the paid up capital for a small finance bank to get in principle approval as a small finance bank? इनमें से वो अप्रूवल क्या है आपका उसका? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। What is the in principle approval? कितना अप्रूवल आपका दोस्तों है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 200 करोड़। अगर मैं बात करूं पेमेंट बैंक का, तो पेमेंट बैंक का है आपका 100 करोड़। ये पेमेंट बैंक का है। अगर मैं बात करूं कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल बैंक का आपका 500 करोड़ का है। अगर एक कमर्शियल बैंक को चाहिए फाइनल लाइसेंस, कि उसे एक लाइसेंस चाहिए, परमानेंट लाइसेंस चाहिए, तो आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ गेटिंग द इन प्रिंसिपल अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल के 18 महीने बाद कमर्शियल बैंक के पास होना चाहिए 1000 करोड़, और उसकी जो 25% ब्रांचेस हैं, दोज ब्रांचेस शुड बी इन रूरल एरियाज, तब जाके उसे लाइसेंस जो है वो मिलता है। ठीक है? कंसेप्ट क्या होता है कि एक प्रमोटर होता है जो कि चाहता है लाइसेंस को, ये बनाता है आपका NOFHC। ये क्या होता है? नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। इस कंपनी को 18 महीने का लाइसेंस मिलता है। अगर ये कमर्शियल बैंक है तो इनिशियल कितना कैपिटल है? 500 करोड़ का। 18 मंथ्स के बाद कितना होना चाहिए कैपिटल? 1000 करोड़ का। इसका फुल फॉर्म है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। ये कंपनी आपकी बैंक तब बनती है जब इसको लाइसेंस मिलता है, और 18 मंथ्स के बाद इसके पास जो पेड अप कैपिटल है दैट शुड बी 1000 करोड़। एक और सवाल आया, सर व्हाट इज पेड अप कैपिटल? पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। वो पैसा जो शेयर धारक निवेश करते हैं एक बैंक में, एक कंपनी में, उस कैपिटल को हम क्या कहते हैं? पेड अप कैपिटल। कतरा कतरा समझ में आ गया, छप गया सबको? क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following organization is called as the umbrella? नहीं, 300 नहीं होगा, मैं कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूं श्रीवन, तो टेंशन मत लीजिए। Which of the following organization is called as the umbrella organization for retail payments? NPCI, RBI, IRDAI या फिर IFSCA? ये तो इसमें देखकर जान में जान आई होगी आपके ना, थैंक गॉड कुछ आया। हाँ, आंसर यहां पर है ऑप्शन ए, दैट इज NPCI। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है इसका? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना? कहां पर हेडक्वार्टर्स हैं इसके? इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके मुंबई में। कब बना है आपका ये? 2008 में बना है। कौन इसके चेयरपर्सन है? इसके CEO कौन है? दिलीप अस्पे। ठीक है, अच्छा एक और सवाल, इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो NBFCs को रेगुलेट करती है? NBFCs को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को। आंसर है RBI। अभी हाल ही में इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने बीमा वाहक लॉन्च किया है, बीमा सुगम लॉन्च किया है, और बीमा विस्तार लॉन्च किया है? आंसर क्या होगा इसका? उसका आंसर होगा आपका IRDAI। IRDAI का फुल फॉर्म क्या है?
इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके हैदराबाद में। कहां पर है सर? हैदराबाद में इसके आपके हेडक्वार्टर्स हैं। इनमें से जो गांधीनगर अहमदाबाद में जो गिफ्ट सिटी के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, इनमें से कौन अथॉरिटी है उसका? उसका आंसर है IFSCA। ठीक है, एक और सवाल। भारत में जितने भी आपके स्टॉक एक्सचेंज हैं, भारत में जितने भी आपके डिपॉजिटरीज हैं, उनको इनमें से मैनेज कौन करता है? चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो डिपॉजिटरीज हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, उन सबको मैनेज करता है आपका सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? आपके मुंबई में। इनकी चेयरपर्सन का नाम क्या है? जो कि फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है सेबी की, उनका नाम है मधाबी पुरी बाग। वो इसको जो है वो आपका मैनेज करती हैं। एक और सवाल, इनमें से यूपीआई को मैनेज कौन करता है? इनमें से यूपीआई लैट को मैनेज कौन करता है? इनमें से भारत बिल पेमेंट सिस्टम मैनेज कौन करता है? इनमें से NACH को मैनेज कौन करता है? इनमें से NFS को मैनेज कौन करता है? उसका आंसर है NPCI। सबको समझ में आ गया? छप गया सबको? कमेंट कर दीजिएगा यस सर, यस सर, यस सर, हमें समझ में आ गया और हमें छप भी रहा है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 में एज अ मेजर टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। सबसे पहला सवाल, ये होता क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय समावेशन। होता क्या है? Whenever financial services are provided at an affordable cost, उसे कहा जाता है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। नहीं, ओके भाटिया साहब, अपडेट हो जाओ। 182 पुराना हो गया, अब 120 दिन हो गया है, अपडेट रहो भैया, मैं अपडेटेड हूं। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन अब आपसे यहां पर यह है कि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है और इसके अंदर मिलता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 1 लाख का, लेकिन इसके अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है कितना मिलता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30,000 का, 30,000 का। यहां पर जो लाइसेंस है वो दोस्तों आपका यहां पर दिया जाता है। यहां तक सबको क्लियर है? एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, यस सर, यस सर, यस सर, हमें ये क्लियर हो गया है। फटाफट जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अंदर। एवरीवन, एवरीवन गाइस, जल्दी से। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनमें से ये एक आपका गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जो एनेबल करता है इन्वेस्टर्स को कि वो मार्केट रिटर्न्स पर जो इंटरेस्ट रेट है 2.5% तक ले सकते हैं, और जो कि एक ऑनलाइन वर्जन होगा येलो मेटल का, उसको आप फिजिकल फॉर्म में भी यहां पर आप उसको ओन नहीं करते, लेकिन ऑनलाइन उसको ओन करते हैं। उस स्कीम का इनमें से दोस्तों नाम क्या है? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, वायबिलिटी गैप फंडिंग, या विवाद से विश्वास। आंसर यहां पर दोस्तों जो है वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, GMS क्या होता है? इसमें आप फिजिकल गोल्ड को डिपॉजिट करते हैं बैंक में। VGF में जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिक्वायर्ड है एक सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, उस अमाउंट को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अभी हाल ही में बैटरी स्टोरेज को लेकर यह फंड लॉन्च हुआ है। और विवाद से विश्वास क्या है? इसके अंदर जो टैक्स डिस्प्यूट्स हैं सरकार के साथ, उन डिस्प्यूट्स को एक टाइम बाउंड मैनर में हमें रिप्लेस करना है। उसके लिए इस्तेमाल होता है आपका विवाद से विश्वास। उसके लिए इस चीज को जो है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो भी टैक्स डिस्प्यूट्स हैं उनको हम रिजॉल्व कर सके अंडर द विवाद से विश्वास। अति गुप्ता जी, VGF का फुल फॉर्म है वायबिलिटी गैप फंडिंग। क्लियर है? वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अगर एक लोन आपका ऑफर किया जाता है 5 लाख से 10 लाख के बीच, तो ये लोन किस फैसिलिटी में आता है? तरुण, किशोर, शिशु, मुद्रा या फिर शिखा? ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, मैंने आपको जानबूझ के कराया है, ताकि अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा आप ना
प्लीज़, मतलब मैं सिर्फ सेल करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन प्लीज़ जो मेरा बैच आने वाला है उसको ले लेना ज़रूर, क्योंकि ना अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन की बात है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। मैंने इसको रखा है जानबूझ के। आंसर क्या है इसका? आपका ऑप्शन ए, दैट इज तरुण। तरुण है, ठीक है ना? तरुण है आपका, ठीक है। अगर 0 to 50,000 है तो आपका शिशु है। अगर 50,000 से 5 लाख है तो आपका किशोर है। और अगर 5 से 10 लाख है आपका तो वो तरुण है। क्लियर है सबको? ओके। रिसेंटली इंडिया ने पापुआ एंड न्यू गिनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसका फुल फॉर्म है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका डीपीआई। तो एक सवाल तो ये भी आएगा कि सर डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंडिया जो है वो प्रोवाइड करेगा इंडिया स्टैक को फॉर हेल्पिंग इन बिल्डिंग डीपीआई। इनमें से कौन इंडिया स्टैक का पार्ट नहीं है? ठीक है, आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन या फिर मनरेगा कार्ड, इनमें से कौन इंडिया स्टैक का नहीं है? कितने लोग मेरा करंट अफेयर्स का सेशन देख रहे हैं? बिकॉज वहां मैंने आपको बताया है इंडिया स्टैक क्या है। देखो यार, मैं एक बात कहता हूं आपसे, मैं बकवास कर रहा हूं लेकिन सुनो ध्यान से। अगर आप डेली बेसिस पर मेरा करंट अफेयर सेशन देखोगे तो ये सब मैं करा दूंगा वहां पर ही, यूट्यूब पे ही ये सब हो जाएगा आपका। लेकिन डेली बेसिस पर आपको आना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपको मैं समझाता हूं। इंडिया स्टैक एक ऐसा बुके है ना? होता है ना, आप शादी में जाते हैं अपने दोस्त के, चाहे उसने आपको धोखा दिया है, आप जाते हैं शादी में तो लेके जाते हैं बुके, बुके में अलग अलग फूल होते हैं। वैसे ही भारत के अंदर जो भी आपके डिजिटल पेमेंट्स हैं, जो भी आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, उनका जो एक टोटल ग्रुप है जिसमें आपका पेमेंट्स आता है ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज, ऑनलाइन सप्लाई चेन, ये चीजें आती हैं उसमें। और ऑनलाइन पहचान पत्र, आधार क्या है आपका? ऑनलाइन पहचान पत्र, वो भी आएगा। फिर सेकंड क्या है अपार्ट फ्रॉम दिस? ऑनलाइन पेमेंट्स, यूपीआई, वो आएगा। ऑनलाइन जो आप जमा करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स, वो क्या है आपका? डिजी लॉकर, वो भी आएगा। और सप्लाई चेन, अगर आपको याद होगा कि जो आपने इंजेक्शन लगवाया था, कोविशील्ड लगाया हो, कोवैक्सीन लगाया होगा, उसके लिए आपने ऑनलाइन बुक किया होगा। कहां बुक किया होगा? आपका कोविन में बुक किया होगा, है ना? तो ये सारे जो 4 ऑप्शंस हैं, ये आपके जो हैं वो इंडिया स्टैक का पार्ट है। दुनिया जो के लोग हैं वो इसको लेना चाहते हैं इंडिया से, तो इसका नाम क्या पड़ा आपका? इंडिया स्टैक। बचा क्या? मनरेगा कार्ड। मनरेगा कार्ड पता है आपको? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसमें नहीं आता है, बाकी चीजें इसमें जो हैं वो आपकी आती हैं। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, एक यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, इनका जो पेड अप कैपिटल है, और मैं चाहूंगा एक बार जरा त्रिवेणी के लिए लोग तालियां बजा दें बिकॉज वो सही हैं। इसका कैपिटल आपका है 300 करोड़, बिल्कुल सही कह रही हैं वो। जो पेड अप कैपिटल है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, वो आपका 300 करोड़ है। एक बार त्रिवेणी के लिए प्लीज गिव अ बिग थम्स अप, वो मेरी स्टूडेंट है पुरानी और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। 300 करोड़ आपका पेड अप कैपिटल है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। Which of the following has been constructed by the RBI to measure the extent of digitization of payments across the country? इनमें से किसे आपका चुना गया है आरबीआई द्वारा, और उसके जरिए आरबीआई चेक करता है कि भारत के अंदर जो आपके पेमेंट्स हैं, तो जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, वो कहां तक आपके पहुंचे हैं? आईआईपी, पीएमआई, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई या फिर डीपीआई? आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डीपीआई। डीपीआई का फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। देखिए, 2 फुल फॉर्म हुए, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक और फुल फॉर्म है आपका डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। ये क्या है? आईआईपी क्या है? आप लिख लीजिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रीज का जो प्रेशर है, उसका जो वर्किंग, उसको देखता है। पीएमआई का फुल फॉर्म है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो कि एक प्राइवेट इंडेक्स है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अलग, सर्विस सेक्टर का अलग, उनका देखता है वर्किंग। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि इन्फ्लेशन देखता है होलसेल मार्केट में, ये बेसिकली प्रोड्यूसर्स के लिए होता है। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि फोकस करता है कंज्यूमर इन्फ्लेशन पर, ठीक है। ये और
एक बात बताऊं आपको, ये सारे टर्म पिछले 5 साल में एग्जाम में आ चुके हैं, सारे टर्म्स आ चुके हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने बहुत ही साइंटिफिकली आपको क्वेश्चंस बनाए हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये अग्री करते हो आप लोग? हर एक क्वेश्चन के अंदर। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, सेशंस मिस मत करो मेरे यार, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। लाइव भी देखो और इसके नोट्स बनाओ, मक्कारी मत करो प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। ये आप में देख सकते हैं, आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है, जो अभी आया था आपका जुलाई में आया था, जो कि आपका उसमें मार्च में आपका था, सितंबर में आपका, मार्च में आपका था 75.57, वो आपका बढ़कर हो गया है 77.46 सितंबर में। ऐसा यहां पर डेटा जो है वो दोस्तों यहां पर दिया गया है। क्लियर है सबको, एवरीवन? ओके, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एग्जाम्पल है आपका एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का? स्टॉक मार्केट्स, डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग हाउसेस, बीएससी, या इनमें से कोई नहीं? एंड द आंसर, याद नहीं करेंगे मोनल सिंह जी। मोनल सिंह जी, ये खास तौर पे पीओ मेंस के लिए है। जो लोग का बेसिक फाउंडेशन करना है उसके लिए मैं बहुत जल्द एक बैच लेकर आ रहा हूं। वो बैच मैं ले आऊंगा और आप उसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा, वो बैच जल्दी आ जाएगा, ठीक है? लेकिन तब तक फोकस करें यूट्यूब पे। आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे जो हैं वो आपके एसबीआई पीओ के लिए भी हैं, बिल्कुल है। ये एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ हर एग्जाम के लिए है। आंसर यहां पर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? आंसर ये रहा आपके सामने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, सबके, हर एग्जाम के लिए भाई, हर बैंक एग्जाम्स के लिए है, एसबीआई क्लर्क के लिए भी है, हर एग्जाम। क्यों परेशान कर रहे हो यार, फोकस करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी इन इंडिया? सेबी, आरबीआई, इरेडाई, पीएफआरडीए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेबी। सेबी जो है वो रेगुलेटर है भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, ठीक है? हाँ, सेबी की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स का रेगुलेटर है, डिपॉजिटरीज का है, एक्सचेंजेस का है, ठीक है, और वेंचर कैपिटल का है। इन सब का रेगुलेटर आपका सेबी है। आगे बढ़ते हैं। द एक्सचेंजेस रिफर टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विच फैसिलिटेट परचेज एंड सेल ऑफ स्पेसिफाइड कमोडिटीज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज बाय प्रोवाइडिंग द परचेज एट द करंट प्राइस। इनमें से वो कौन सा एक्सचेंज है, और सुनिएगा ध्यान से, जहां पर करंट प्राइस पे हम जो है फैसिलिटेट करते हैं परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कमोडिटीज, खास तौर पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज। इनमें से आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा आपका स्पॉट। स्पॉट एक्सचेंज में हम जो है सिक्योरिटीज को करंट प्राइस पे आपका जो है वो परचेज करते हैं। बुलियन क्या होता है? बुलियन में दोस्तों होता है आपका गोल्ड या सिल्वर या जो आपका प्लैटिनम भी हो सकता है, उनके कॉइन्स या उनके ब्लॉक्स, उसको हम सेल करते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? उसमें एक पर्टिकुलर प्राइस पर हम फ्यूचर में सेल करते हैं, एक प्राइस पर हम फ्यूचर में सेल करते हैं। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर एग्जाम्पल है डेरिवेटिव का, जहां पर एक स्टॉक एक्सचेंज पर या किसी कमोडिटी एक्सचेंज पर हम आज का प्राइस या आज का प्राइस जो है या फिर जो हमने प्राइस डिसाइड किया है उसको फ्यूचर में सेल करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव का जहां पर एक्सचेंज पर हम किसी पर्टिकुलर प्राइस पर फ्यूचर में सेल बाय करते हैं। डेरिवेटिव्स में एक्सचेंज भी हो सकता है, उसके अलावा भी हो सकता है। कमोडिटीज क्या होते हैं? आपके रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर, गोल्ड, सिल्वर, जो रॉ फॉर्म में होते हैं, ठीक है? अगर उसको हमने कन्वर्ट किया इनटू ब्लॉक्स, इनटू कॉइन्स, वो किस में आ गया? बुलियन में आ गया, उसको वहां से भी हम करते हैं। गिल्ट ए सिक्योरिटी को रेगुलेट करता है आपका, कौन करता है गिल्ट टेस्ट को? बताइए फटाफट। आरबीआई करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मनी डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू? एक ऐसा मनी जिसकी खुद की वैल्यू आपकी नहीं होती है, उसे इनमें से क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों आपका फिएट। क्या कहा जाता है उसे? फिएट। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? प्रवीण कुमार खन्ना जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं 5 नवंबर तक हर तरह के टॉपिक्स को करा दूंगा, फंसेगा 100%, लेकिन फिक्स क्वेश्चंस ना मैं बता सकता हूं ना कोई टीचर। अगर कोई आपसे कह रहा है कि यही आएगा, झूठ कह रहा है। प्लीज फोकस करिए कंटेंट पर, पढ़िए लगातार,
ठीक है जी, आंसर है आपका फिएट। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इसका? इंडियन करेंसी इसका जो है वो आपके सामने एग्जाम्पल है। क्लियर है सबको? चलिए यहीं पर रोकते हैं सेशन को, क्योंकि सेशन काफी लंबा हो गया है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है यस ऑफिसर पे, और मेरा बैच बहुत जल्दी आने वाला है। वहां पर जाके आप वो जो बैच है वो अवेल कर लीजिएगा, और कुछ नहीं करना है आपको, बस यस ऑफिसर पे जाना है और KP10 कोड आपको यूज करना है, और आप जाकर आपको जो मेरा बैच है वो मिल सकता है। वहां पर प्रीमियम बैच भी है, अलग अलग बैचेस भी, सारे बैचेस जो हैं आपको वो मिल सकते हैं। ठीक है, और मेरा बैच भी बहुत जल्द यहाँ पर आने वाला है, एक्सक्लूसिव बैच। उसके लिए भी आप वहां दिया हुआ एक्सक्लूसिव, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है KP10। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग, एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर, मुलाकात करते हैं।